हेलो फ्रेंड्स, दीपेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ये जो पेपर है ICAR का, ये 7 जुलाई का पेपर है। ठीक है, 7 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसका मैं मैथ का जो सोल्यूशन है मैं कराने वाला हूँ, और इसमें सारे के सारे 25 क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची के 12% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और डाले गए मतों में से 5% को अमान्य घोषित कर दिया गया। जीतने वाले उम्मीदवार को 58% वैध मत मिले और उसने 6,688 मतों के बहुमत से जीत हासिल की। मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी? क्लियर है? ठीक है, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि कुल मतदाता कितने हैं, 100 हैं, और इसमें से 12% मतदान नहीं करते हैं, यानी वो 12% एबसेंट है। ठीक है ना, तो प्रेजेंट कितने हो गए, 100 में से 12% चला गया तो 88। ठीक है, यानी 88 मतदाता प्रेजेंट है। ठीक है ना, और फिर बोल रहा है कि इसमें से डाले गए मतों में से 5% को अमान्य घोषित कर दिया गया, तो यानी 5% क्या है, अवैध है। ठीक है ना, तो वैध कितना हो गया, 88 का 95% मेरा वैध हो जाएगा। ठीक है ना, तो 88 का 95% कितना हो गया, 418/5। ठीक है ना, फिर 418/5 हुआ यहाँ पे, ये मेरा वैध मत हो गया। क्लियर है, और जीतने वाले को वैध मत का 58% मिल रहा है, तो हारने वाले को वैध मत का कितना परसेंट मिलेगा, तो 42% हारने वाले को मिलेगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसने 6,688 मतों के बहुमत से जीत हासिल की, यानी कि वो 58 में से घटा देंगे 42 को, यानी 16% से वो क्या कर रहा है, वो जीत रहा है। क्या कर रहा है वो, 16% से वो जीत रहा है। ठीक है ना, तो कितना का 16%, तो 418/5 का 16% इज इक्वल टू 6,688। ठीक है, आप लोग इसको यहाँ पे 418/5 का 58% निकालिए, या फिर 418/5 का 42% निकालिए, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करिए, फिर उसको इक्वल करिए 6,688 के, तब भी जो आंसर आएगा सेम ही आएगा, लेकिन ये थोड़ा ईजी पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। 418/5 का 16% इज इक्वल टू 6,688। ठीक है, तो इसीलिए कितना माने मतदाता, 100 माने हैं, तो इसलिए 100 का कितना वैल्यू हो जाएगा, 100 इज इक्वल टू 6,688/418 गुने 16 गुने 5, यानी 418/5 है, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे 16 यहाँ पे नीचे आएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है, और 100 मतदाता पूछ रहा है, तो यहाँ पे 100 का 100 हो गया। क्लियर है, देखिए फिर यहाँ पे इसको काट पीट कर लीजिए आप लोग। काट पीट करने के बाद आप लोग का 50,000 आप लोग का आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्लियर है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है और इसका क्रय मूल्य 750 रुपये है। 20% और X% की दो क्रमिक छूटें देने के बाद इसे 710 रुपये 40 पैसे में बेचा जाता है। यदि उसी अंकित मूल्य पर 1.5x% की एकल छूट दी जाए तो उसकी हानि प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, चलिए फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मान लेते हैं यहाँ पे सीपी यहाँ पे दिया हुआ है, सीपी यहाँ पे गिवन है, क्रय मूल्य दिया हुआ 750। क्लियर है, तो एमपी निकाल लेंगे, यानी मार्क प्राइस निकाल लेंगे हम लोग। अंकित मूल्य 750 का 160%। ठीक है ना, बोल रहा है कि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यानी 750 का 160% यहाँ पर निकाल लेंगे, यानी मेरा मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 1200। क्लियर है, फिर बोल रहा है कि क्रमिक छूट कितना है, एक है मेरा 20% और दूसरा है X%। इसको लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट भी बोलते हैं। एक मेरा 20% है और दूसरा मेरा X% है। ठीक है ना, तो सक्सेसिव छूट देने के बाद मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, 710 रुपया 40 पैसा। ठीक है ना, तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1200 का पहला मेरा छूट कितना दिया है, 20%, तो 1200 का 80/100 गुने फिर दिया है मेरा X%, यानी 100 माइनस एक्स का 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 710 गुने 710.40/100। ठीक है, इसको यहाँ पे जब हम लोग काट पीट करेंगे, काट पीट करने के बाद मेरा यहाँ पे बचेगा 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 74। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 माइनस 74 इज इक्वल टू 26%। ठीक है ना, मेरा एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 26%, यानी मेरा एक जो मेरा डिस्काउंट है 20% है और दूसरा मेरा डिस्काउंट कितना है, 26% है। क्लियर है, तो अब एक कल छूट देनी है। ठीक है ना, पहले तो मेरा सक्सेसिव छूट था 20% और 24%, अब हमको एकल छूट देनी है। ठीक है ना, अब एकल छूट देनी है तो यहाँ पे 1.5x% देना है।
ठीक है। तो 1.5 तो यहाँ पे है ही, और x का वैल्यू कितना है 26, तो 1.5 गुने 26 करेंगे तो कितना आएगा 39% आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग को एसपी निकाल लेना है, ठीक है। डिस्काउंट इतना हो गया, मार्क्ड प्राइस मेरा 1200 है, तो एसपी निकल जाएगा 1200 का 100 माइनस 39/100 इज इक्वल टू 732 रुपया। 732 मेरा क्या आ गया यहाँ पे, 732 यहाँ पे आ गया मेरा, 732 यहाँ पे आ गया मेरा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अब लॉस कितना हो जाएगा 750 माइनस 32, 750 मेरा सीपी है, तो यहाँ पे 732 घटा देंगे, यहाँ पे कितना आएगा मेरा लॉस आ जाएगा मेरा 18%, लॉस आ गया मेरा 18 रुपया, ठीक है ना। तो परसेंटेज लॉस क्या हो जाएगा 18/CP गुने 100, इसको हम लोग काट उट करेंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 2.4%। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी कितना दिया हुआ है, एंगल पी क्यू आर में मेरा दिया हुआ है, एक मिनट, एंगल पी क्यू आर में एंगल पी दिया है 90 डिग्री। एस क्यू आर पर इस प्रकार एक बिंदु है कि पी एस क्यू आर के लंबवत है, यानी देखिए यहाँ पे ये मेरा ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर। क्लियर है। ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी क्या है मेरा 90 डिग्री हो गया यहाँ पे। क्लियर है। और एस जो है क्यू आर पर इस प्रकार एक बिंदु स्थित है, यानी क्यू आर जो लाइन है इस पर क्या है मेरा एक बिंदु स्थित है एस, ठीक है। और क्यू आर इस प्रकार एक बिंदु स्थित है कि पी एस क्यू आर के लंबवत है, यानी ये जो पी एस है मेरा ये क्या है मेरा परपेंडिकुलर है क्यू आर पे। यदि क्यू एस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यदि क्यू एस मेरा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और एस आर मेरा दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और एस आर मेरा दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम लोग को निकालना है पी क्यू प्लस पी आर कितना होगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आप लोगों को ये तो पता होगा ना कि अगर कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, ठीक है ना, और यहाँ पे जहाँ पे 90 डिग्री बनता है ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर जो मेरा जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है वहाँ से अगर कोई भी हम परपेंडिकुलर डालते हैं उसके हाइपोटेन्यूज पे, ठीक है, अगर वहाँ पे हम लोग डालते हैं उसके हाइपोटेन्यूज पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या हो जाता है, तो जो मेरा परपेंडिकुलर का जो लेंथ होगा वो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी के बराबर होता है। यानी देखिए ये इसके बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इसके बराबर हो जाएगा। तो पी क्यू प्लस पी आर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ये जो मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पी क्यू प्लस पी आर इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो इसी के अनुसार ये जो मेरा पी एस है, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 गुने 24, ठीक है। पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 6 गुने 24 हो जाएगा। तो पी एस इज इक्वल टू रूट अंडर 6 गुने और 24 को लिख सकते हैं 6 गुने 4, ठीक है। तो जब इसमें से 2 6 है तो 2 6 का 1 6 आ जाएगा यहाँ पे, और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, यानी 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो अब निकालना है हमको पी क्यू का वैल्यू निकालना है। देखिए मेरा पी एस का वैल्यू मेरा आ गया 12, ठीक है ना। जब मेरा पी एस का वैल्यू जो मेरा 12 आ गया तो यहाँ पे जो ये मेरा जो एंगल क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल पी एस आर में पी एस का वैल्यू पता है और आर एस का वैल्यू पता है, तो पी आर निकल जाएगा आराम से, ठीक है ना। और ठीक उसी तरह ट्रायंगल पी एस क्यू में अगर पी एस का वैल्यू पता है और क्यू एस का वैल्यू पता है तो हम लोग को पी क्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पी क्यू निकाल लेते हैं। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस ये जो मेरा क्या है मेरा 6 है 6 का स्क्वायर। क्लियर है। तो 12 का स्क्वायर 144 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा रूट अंडर 180। और रूट अंडर 180 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 36 गुने 5, यानी 36 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और रूट अंडर 5। क्लियर है। अब हम लोग वैसे ही निकाल लेते हैं पी आर को भी, ठीक है। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 और 24 का स्क्वायर 576, दोनों को ऐड कर लेंगे 720 हुआ। फिर 720 को लोग तोड़ देंगे 36 गुने 4 गुने 5 में, ताकि आसानी से उसका हम लोग निकाल सकें रूट अंडर। तो 36 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा और 5 का तो रूट अंडर होगा नहीं, तो 5 का 5 लिख देंगे हम लोग। तो 6 दूनी 12 यानी 12 रूट
5, ठीक है। तो मेरा पी क्यू निकल गया 6√5 और पी आर निकल गया मेरा 12√5, ठीक है ना। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 18√5। क्लियर है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मेरा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, आप लोग इसको देख लीजिए और इसको समझ लीजिए, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसको हम लोग बता देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। यदि p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप लोग को क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिख दिया है आराम से, ठीक है। p इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 गुन्ने एक्स टू द पावर 4 माइनस 8x अपॉन एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 25। क्लियर है। और इसमें दिया हुआ है एक चीज़ और कि यदि x इज इक्वल टू 2.5 है तो p का वैल्यू निकालना है। क्लियर है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं क्या होगा ऐसे। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है। और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर और 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 5x प्लस x लिख सकते हैं। माइनस 5x में से एक एक चला जाए तो माइनस 4x बचेगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 5। क्लियर है। यहाँ पे हम लोग x को कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ पे एक्स क्यू माइनस 2 टू द पावर 3 और x यहाँ से चला गया कॉमन अपॉन यहाँ पे देखिए यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं x को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। क्लियर है। डिवाइडेड बाई फिर यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो ये जो मेरा है ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, x प्लस 2 को होल स्क्वायर जब हम लोग तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बचेगा। क्लियर है। तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 25 दिया हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। क्लियर है। ये तो मेरा इसको मैं तोड़ लिया हूँ यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, यहाँ पे x माइनस 5 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x में से हम लोग x को कॉमन निकाल लेते हैं। x कॉमन निकाले तो क्या बचा, x माइनस 5 बचा और यहाँ पे x माइनस 5 यहाँ पे पहले से है। क्लियर है। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लोग इसी को सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे बचा, तो नहीं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 5 और x माइनस 5 ये दोनों कॉमन आ जाएगा। तो ये दोनों जो कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे x और इसका जो यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है 1, यानी x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5। क्लियर है। तो x प्लस 1 यहाँ पे है, x प्लस 1 यहाँ पे है, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्वायर में है तो इसका एक कट जाएगा यहाँ पे और एक बचा हुआ रहेगा। क्लियर है। इसको देख लीजिए, यहाँ तक मैंने सोल्व करा दिया था। देखिए यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू है और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। और देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स। यहाँ पे माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस एक्स भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ माइनस 2 है, माइनस 2 का माइनस 2। क्लियर है। यहाँ पे देखिए एक्स माइनस 2 है, यहाँ पे एक्स माइनस 2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है। अपॉन यहाँ पे जब हम लोग x को कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x में से, तो x को जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x कॉमन आ गया तो x माइनस 2 बचेगा यहाँ पे और यहाँ पे x माइनस 2 पहले से है तो x प्लस x माइनस 2। क्लियर है। फिर उसके बाद x माइनस 2 यहाँ पे हो गया और x प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, तो x प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस 2 और x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, यानी x माइनस 2। अब यहाँ पे x माइनस 2 है यहाँ पे और यहाँ पे x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 और x माइनस 2 यहाँ पे कट गया, ठीक है। और यहाँ पे x प्लस 1 है यहाँ पे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये x प्लस 1 और x प्लस 1 कट गया था, यहाँ पे एक कट गया था, यहाँ पे x प्लस 1 एक बचा हुआ था, ठीक है ना यहाँ पे। क्लियर है। और x माइनस 5 यहाँ पे है जो बाद में यहाँ से कट जाएगा, ठीक है।
जो है पहले यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे डिवाइड में था तो यहाँ पे ये पलट जाएगा, यानी x+5 इंटू x-5 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो फिर यहाँ पे जब x-5 यहाँ पे बचा हुआ है तो x-5 से ये x-5 कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा हुआ रह जाएगा, x+1 यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे बचा हुआ रह जाएगा, ठीक है। तो जो x+1 है यहाँ पे वो नीचे वाले x+1 से कट जाएगा। क्लियर है। फिर यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे अब यहाँ बच गया सिर्फ x+5 अपॉन x+2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे क्या करेगा आगे में जा करके, ये x+2 का होल स्क्वायर ये और यहाँ पे x+2 का होल स्क्वायर जो बचा हुआ है ये दोनों कट जाएगा। तो क्या बचा है मेरा सिर्फ लास्ट में जा करके x+5 मेरा बचा, ठीक है। तो x+5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x+5 देखिए x+5 यहाँ बचा, यानी p इक्वल टू x+5 मेरा बचा यहाँ पे आंसर, ठीक है ना। और मेरा x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है और 5 यहाँ पहले से ही है। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.5 प्लस 5 इक्वल टू 7.5। क्लियर है। आप लोग इसको एक बार अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश करिए। अगर फिर भी आप लोग समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करिए, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा और समझा भी दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा एक बार ग्राफ है। देखिए, दिए गए दंड आलेख का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दंड आलेख में वर्ष 2018 से 2021 तक एक देश के आयात और निर्यात को करोड़ रुपए में प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लीजिए। और बोल रहा है कि वर्ष 2018 और 2020 में देश का कुल आयात वर्ष 2019, 20 और 21 में कुल निर्यात से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है ना। और इसका जो आंसर निकालना है 1 स्थान तक पूर्णांकित मान करना है, ठीक है ना। यानी पूर्णांक में ही निकालना है, ठीक है ना, लेकिन वो 1 तक होना चाहिए। क्लियर है। देखिए यहाँ पे वर्ष 2018 और 2020 में कुल आयात कितना है। 2018 में आयात जो है, आयात मेरा दिया हुआ है ग्रीन कलर से, ठीक है। तो 2018 में आयात मेरा है 250 और 2020 में मेरा आयात है 360, ठीक है। तो 2018 और 2020 का जो कुल आयात कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे यानी 610। क्लियर है। 2019, 2020 और 2021 में कुल निर्यात कितना हो गया, निर्यात को बताया है येलो कलर से, ठीक है। तो 2019 में निर्यात कितना है, 225 है। 2020 में मेरा निर्यात कितना है, 300 है। और 2021 में निर्यात कितना है, 325 है। क्लियर है। देखिए यहाँ पे, और वो अब यहाँ पे बोल रहा है कि 2018 और 2020 में देश का जो कुल आयात है 2019, 20 और 2021 में कुल निर्यात से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है ना। तो कमी कितना हो जाएगा, 850 में से 610 को हटा देंगे यानी 240 जो हो मेरा, ये मेरा कमी आ गया, ठीक है। तो परसेंटेज कमी क्या हो जाएगा, 240 बटे 850 गुने 100। इसको हम जब काट पीट कर लेंगे तो मेरा बचेगा ये 28.23%, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। क्लियर है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर माह में औसत तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस है और प्रथम 12 दिनों का औसत तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस है और अंतिम 15 दिनों का औसत तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस है। माह के शेष दिनों के लिए औसत तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो सितंबर में हम लोग को पता है कि कुल दिन कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन का तापमान कितना हो जाएगा, इसका मेरा औसत दिया हुआ है, तो मेरा कुल तापमान हो जाएगा 22.5 गुना 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी 675 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो प्रथम 12 दिन का तापमान कितना हो जाएगा, इसका औसत तापमान गुने 12, यहाँ पे निकल जाएगा 255.6 और अंतिम 15 दिन का तापमान निकल जाएगा। इसका यहाँ पे औसत दिया हुआ 23.8 हो गया यहाँ पे, 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी कुल निकल गया यहाँ पे। तो 27 दिन का तापमान कितना हो जाएगा,
यानी 12 दिन ये और 15 दिन ये, दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया 255.6 प्लस 357 इज इक्वल टू 612.6 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। तो अब यहाँ पे शेष 3 दिन का तापमान, जबकि 27 दिन का तो मेरा मिल ही गया और यहाँ पे मेरा 30 दिन का ये महीना है, तो बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 3 दिन का। तो 3 दिन का तापमान कितना हो जाएगा, जो मेरा कुल तापमान आया है 675 में से हम घटा देंगे 612.6 को, तो मेरा बचेगा 62.4 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। तो शेष 3 दिन का औसत तापमान क्या हो जाएगा, 62.4 डिग्री सेल्सियस बट्टे 3। क्लियर है। तो इसको हम लोग काट पीट कर लेंगे तो मेरा बचेगा 20.8 डिग्री सेल्सियस मेरा बचेगा यहाँ पे। क्लियर है। चलिए फिर हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 8। एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 19/24 पर बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। यदि वह इसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 90% पर बेचे तो उसका लाभ का प्रतिशत कितना होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है। तो मान लेते हैं कि विक्रय मूल्य कितना है मेरा 100 है। ठीक है ना। तो एसपी का यानी विक्रय मूल्य का 19/24 कितना हो जाएगा, 475/6 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इतना भी बेचने पर व्यक्ति को हानि कितनी होती है, 5% की, यानी हानि होती है 5%। तो मेरा सीपी कितना हो जाएगा 475, यहाँ पे मेरा एसपी दिया हुआ है, मेरा लॉस परसेंटेज दिया हुआ, तो सीपी निकाल लेंगे। यहाँ पे इसको आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कैसे कैसे किया हुआ है। ठीक है। तो मेरा सीपी कितना आ गया, मेरा सीपी आ गया मेरा 250/3। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए सीपी मेरा निकल गया कितना, 250/3 निकल गया यहाँ पे। ठीक है ना। अब बोल रहा है कि जो मेरा विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य के 90% पर अगर बेचा जाए, अगर जो मेरा वस्तु है उसको विक्रय मूल्य के 90% पर बेचा जाए, यानी 100 का 90% इज इक्वल टू 90 रुपये हो गया यहाँ पे। क्लियर है। तो लाभ कितना हो जाएगा, तो 90 में से जो मेरा जो सीपी कितना आया है 250/3, यानी जो मेरा सेलिंग प्राइस, जो लास्ट सेलिंग प्राइस है उसको घटा लेंगे, उसमें से घटा लेंगे सीपी को, तो कितना बचा यहाँ पे 20/3 रुपये। ठीक है। तो मेरा लाभ परसेंटेज कितना हो जाएगा, मेरा लाभ आ गया 20/3 आ गया, तो लाभ आ गया 20/3 गुने 3/250। ठीक है, गुने 100। इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरा आ गया 8%। ठीक है, जो मेरा ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। क्लियर है। आगे जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पेनों और 4 अभ्यास पुस्तिकाओं का कुल कीमत 235 रुपया है। यदि पेन की कीमत में 20% की कमी की जाती है और अभ्यास पुस्तिका की कीमत में 10% की वृद्धि की जाती है तो 2 पेनों और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं की कुल कीमत 172 हो जाएगी। 7 पेनों और 5 अभ्यास पुस्तिकाओं की कुल कीमत रुपये में कितनी होगी। क्लियर है। देखिए इसको हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है ना। देखिए पहला तरीका जो है, इसका हम लोग को इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए जिस तरीके से मैं सॉल्व किया हूँ वो तरीका मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। क्लियर है। मान लेते हैं कि एक पेन का मूल्य कितना है, x है। ठीक है। मान लेते हैं कि एक पेन का मूल्य हो गया x और एक पुस्तिका का मूल्य मान लेते हैं y रुपया। ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया है 3 पेन और 4 अभ्यास पुस्तिका, यानी 3 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा 3x और 4 पुस्तिका का मूल्य कितना हो जाएगा 4y, और दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 235 के बराबर। ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। अब पेन का जो नया मूल्य, देखिए अब बोल रहा है कि यदि पेन की कीमत में 20% की कमी आ जाती है, पेन का कीमत क्या होता है 20% घट जाता है, और अभ्यास पुस्तिका की जो कीमत है वो 10% बढ़ जाता है। ठीक है। तो पेन का जो नया मूल्य क्या हो जाएगा x का, यानी 20% घटा यानी 80%, x का 80% कितना हो जाएगा 4x/5, और पुस्तिका का नया मूल्य क्या हो जाएगा वो 10% बढ़ जाता है, यानी y का 110%। ठीक है, यानी 11y/10। क्लियर है। अब यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10 का एलसीएम ले लेंगे। क्लियर है।
5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अब बोल रहा है, आगे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कि तो 2 पेनों और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं की कुल कीमत 172 हो जाएगी। यानी यदि पेन की कीमत में 20% कमी आ जाए और अभ्यास पुस्तिका की कीमत में 10% की वृद्धि हो जाए तो 2 पेनों और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं की कुल कीमत 172 हो जाएगी। यानी इतना वृद्धि और इतना कमी होने के बाद हो रहा है क्या, इसका कीमत 172 हो जा रहा है। तो इसको हम लोग इक्वेशन में बैठा लेते हैं। यानी 2 पेन है यहाँ पे, तो 2 पेन का कीमत नया कीमत कितना है? 4x/5। तो इसका कुल कीमत कितना हो जाएगा? 2 × 4x/5। ठीक है। और यहाँ पे मेरा 3 पुस्तिका है और 3 पुस्तिका का नया मूल्य क्या है? 11y/10 है मेरा। तो एक पुस्तिका का इतना 11y/10 है, तो 3 पुस्तिका का कितना हो जाएगा? 3 × 11y/10 इज इक्वल टू 172। यानी दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा 172 रुपये है जो मेरा गिवन है। क्लियर है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं इंटीजर फॉर्म में। ठीक है ना। तो 5 दूनी 10 यानी 4 दूनी 8 दूनी 16x, यहाँ पे 10 एकम 10 तो 11 33y इज इक्वल टू 1720। ठीक है ना। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1720 आ जाएगा। ठीक है। यानी 10 में सारे में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 दूनी 10 हुआ यहाँ पे, 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, 10 कट गया यहाँ पे, 11 3 33 हो गया और इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 से, यानी 1720 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 2। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 2। क्लियर है। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 गुना 16 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 3। इसको हम लोग ऐसे कर रहे हैं ताकि एक कट जाए, कोई एक कट जाए। ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 में हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लिए यहाँ पे 16 गुने 3 48 हो गया और 16 गुने 4 64y और 16 गुने 225 3760। ठीक है। इक्वेशन 2 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इक्वेशन 2 क्या है मेरा? 16x है, तो 16x से मल्टीप्लाई करें तो 48x हो जाएगा। फिर यहाँ पे 33y है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें तो मेरा 99y हो जाएगा और 1720 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा मेरा? 5160 आ जाएगा। क्लियर है। तो इसमें से हम लोग घटा लेते हैं। ठीक है। देखिए, जब घटाएंगे यहाँ पे तो ये माइनस ये प्लस है, ये माइनस कट गया यहाँ पे ये माइनस में है और ये बड़ा है, यानी -35y बचेगा। 99 में से 64 जाएगा, कितना आ जाएगा? 35 और ये माइनस में है तो ये माइनस यहाँ बचेगा। क्लियर है। फिर यहाँ पे 5160 मेरा बड़ा है और 3760 मेरा छोटा है, तो इसमें से ये घटेगा तो मेरा 1400 बचेगा यहाँ पे। ठीक है ना। लेकिन ये बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा। ठीक है। तो क्या बचा मेरा? यानी y इज इक्वल टू 1400/35। यानी इसको जब काट पीट करेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 40 आ जाएगा। ठीक है। यानी मेरा जो पुस्तिका का जो मूल्य है वो कितना आ गया? 40 रुपया। तो मेरा पेन का मूल्य कितना है वो हम लोग निकाल लेते हैं इक्वेशन 1 में हम लोग वैल्यू को पुट करके। यानी 3x, यहाँ पे जो मेरा इक्वेशन 1 है इसमें हम लोग y का वैल्यू पुट कर देते हैं। 3x + 4 × 40 इज इक्वल टू 235। क्लियर है। तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 235 माइनस 4 चौके 16 160, 160 को हटा देंगे यहाँ पे, तो यानी x इज इक्वल टू, तो घटाने का मेरा कितना आया? 75 आया और 75 में हम 3 से भाग कर देंगे यानी 25 रुपया। यानी एक पेन का मूल्य आ गया मेरा 25 रुपया और एक पुस्तिका का मूल्य आ गया मेरा 40 रुपया। क्लियर है। तो 7 पेन और 5 पुस्तिका का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 7 पेन का जो मूल्य हो जाएगा मेरा कितना? 25 × 7 और पुस्तिका का मूल्य आया है मेरा 40 रुपया, यानी 5 पुस्तिका का मूल्य यानी 5 × 40। तो 25 7 175 और 40 बचे 200, दोनों को ऐड कर लेंगे यानी 375 रुपया मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD में भुजाओं AB और DC को बढ़ाने पे वो E पर मिलती है। ये मेरा एक चक्रीय चतुर्भुज है ABCD जो एक मेरा सर्कल के अंदर है। क्लियर है। जिसमें बोल रहा है कि AB और DC को बढ़ाने पे वो E पर मिलती है। यानी जो मेरा AB लाइन है इसको हम आगे बढ़ाते हैं
और डीसी लाइन जो है मेरा, इसे जब हम आगे बढ़ाते हैं तो मेरा कहाँ मिलती है, आकर के ई पे मिल जाती है। क्लियर है। फिर बोल रहा है आगे, और भुजाओं एडी और बीसी को बढ़ाने पर वो एफ पर मिलती है। यदि हम लोग एडी और बीसी को हम लोग आगे बढ़ाएं तो जाके कहाँ मिलेगी, जाके हमारा मिलेगी एफ पे। क्लियर है। यदि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 79 डिग्री, यदि मेरा एंगल ए डी और सी, यानी मेरा ए जो एंगल है दिया हुआ है 79 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल बी ई सी, एंगल बी ई और सी ये मेरा दिया हुआ है 49 डिग्री, तो एंगल डी एफ सी की माप कितनी होगी। तो बोल रहा है कि एंगल डी एफ और सी की माप बताइए। ठीक है, यानी मेरा ये एंगल दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है, तो हमको ये वाला एंगल निकालना है। क्लियर है। देखिए इन ट्रायंगल ए डी ई, ए डी और ई वाले ट्रायंगल में ये मेरा तीनों एंगल है मेरा। ठीक है, इस ट्रायंगल का, तो एक ट्रायंगल का जो सम कितना होता है, एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एक 79 है यहाँ पे, एक मेरा 49 डिग्री दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला मेरा एंगल कितना आ गया, यानी ई ए डी, यानी मेरा ई ए डी मेरा एंगल आ गया 52 डिग्री, यानी मेरा जो ये वाला जो एंगल मेरा आया, ये वाला जो मेरा एंगल आया कितना आ गया, 52 डिग्री आ गया। क्लियर है। अब आगे देखिए, और इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल आर 180 डिग्री। ठीक है ना, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इस एंगल और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए बी सी निकाल लेंगे हम लोग, एंगल ए बी सी बोलो या फिर एंगल ए बी एफ बोलो। क्लियर है। तो यहाँ पे एंगल ए बी सी मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 79 डिग्री है, तो ये वाला एंगल मेरा 180 माइनस 79 यानी 101 डिग्री। क्लियर है। तो अब हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं, ए एफ और बी ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल ए एफ और बी, और इस ट्रायंगल में मेरा ये वाला एंगल मेरा पता चल गया 52 डिग्री, और ये वाला मेरा एंगल पता चल गया 101 डिग्री, तो ये वाला मेरा एंगल नहीं निकल जाएगा, यानी 101 ये और ये 52 ये, 101 प्लस 52 153, 153 ये हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 27 डिग्री। क्लियर है। इसको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे 101 प्लस 52 इज इक्वल टू एंगल डी एफ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल डी एफ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 153 इज इक्वल टू 101 यहाँ पे 152 यहाँ पे 153 हो गया। यहाँ पे 180 में से 153 जाएगा, यानी 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एंगल है ना ये, तो यहाँ पे केवल बचेगा 27 डिग्री। क्लियर है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समूह में लड़कियों की औसत ऊंचाई 154 सेंटीमीटर है और समूह में लड़कों की औसत ऊंचाई समूह के सभी लड़कों और लड़कियों की औसत ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 25% कम हो तो लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है, ये निकालना है। ठीक है, माना लड़कों की संख्या कितनी है, 100 है। यहाँ पे दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 25% कम है, इसलिए लड़कों की संख्या मान लेते हैं कितना है, 100 है। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 में से 25 कम 75। क्लियर है। तो लड़कियों की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे इसका औसत ऊंचाई दिया हुआ है और इसकी संख्या यहाँ पे निकल गया। ठीक है ना, तो औसत ऊंचाई गुने संख्या कितना हो जाएगा, 11,550। क्लियर है। और ये भी मान लेते हैं कि माना लड़कों का औसत कितना है, यानी माना लड़कों का औसत ऊंचाई कितना है। यहाँ पे इसको ऊंचाई कर दीजिए, औसत ऊंचाई, माना लड़कों की औसत ऊंचाई कितना है, x है। तो लड़कों की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 100 संख्या है और औसत x है, यानी 100x हो जाएगा। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है कि लड़कों का जो औसत ऊंचाई है वो पूरे समूह का जो औसत है उससे 3 ज़्यादा है। ठीक है, यानी जो लड़कों का जो औसत है वो पूरे समूह के औसत से 3 ज़्यादा है, यानी लड़कों के औसत में से जब हम लोग पूरे समूह का औसत को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन के अनुसार। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 175x हो जाएगा माइनस 100x प्लस 11,550 इज इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ पे इसको आप लोग जब सॉल्व करिएगा
तो x का वैल्यू निकल करके आ जाएगा मेरा 161 सेंटीमीटर। ठीक है, जो मेरा कितना होगा, लड़कों का औसत ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग जितना भी जो कैलकुलेशन किया वो लोग आप लोग अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, उतना हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा यहाँ पे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि एक निश्चित वार्षिक प्रतिशत दर पर 3 वर्ष में 11,000 हो जाती है और उसी दर पर 5 वर्ष में 13,000 हो जाती है। तो ब्याज की दर कितनी है? देखिए 5 वर्ष में जो मिश्र धन कितना हो जाता है 13,000 और 3 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जाता है 11,000। ठीक है, यानी 2 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा 13, यानी 5 में से 3 घटाएंगे 2 वर्ष बचा यहाँ पे, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 13,000 में से 11,000 घटा लेंगे यानी 2,000 ब्याज आ जाएगा मेरा। यानी 2 वर्ष में ब्याज आता है मेरा 2,000, तो 1 वर्ष का ब्याज मेरा हो जाएगा 1,000। तो इसीलिए या तो इसका निकालो या फिर इसका निकाल लो। तो हम लोग निकाल लेते हैं किसका, 3 का निकाल लेते हैं। तो यानी 3 वर्ष का ब्याज मेरा कितना हो जाएगा 3,000 रुपया। ठीक है, यदि मेरा 3 वर्ष का ब्याज मेरा हो गया 3,000 और मेरा मिश्रधन दिया हुआ है 11,000, तो हम लोग क्या करेंगे, मूलधन निकाल सकते हैं हम लोग। मिश्रधन में से ब्याज को हटा देंगे तो मेरा मूलधन निकल जाएगा। यानी 11,000 में से 3,000 घटा लेंगे तो मेरा 8,000 मेरा इसका मूलधन हो गया। क्लियर है? तो दर निकाल सकते हैं हम लोग आराम से। ब्याज निकल गया मेरा, मूलधन निकल गया मेरा और मेरा समय निकल गया 3 साल। ठीक है, तो दर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। इसके जो हम लोग काट पीट करेंगे तो कितना आएगा 12.5%। क्लियर है? यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कितना हो गया 1 हो गया। क्लियर है? आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 9 अंकों की संख्या 5, 4, 6, 9, 3, x 4 y 8, ठीक है, इसको मैं यहाँ भी लिख दिया हूँ ताकि आप लोग आराम से दिखें। 44 से विभाज्य है तो 4x प्लस 3y का अधिकतम संभव मान कितना होगा? ठीक है, इसमें लोगों को अधिकतम संभव मान निकालना है। क्या निकालना है? अधिकतम संभव मान निकालना है। क्लियर है? देखिए ये मेरा जो है 44 से विभाज्य है। ठीक है ना, तो ये जो 44 से विभाज्य हो गया तो ये जो संख्या होगा इस संख्या को 4 और 11 दोनों से विभाज्य होना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये 4 और 11 दोनों से विभाज्य होगा तभी जा करके, अगर 4 और 11 दोनों से विभाज्य होगा तभी जाके 44 से मेरा विभाज्य होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि 4 का विभाज्यता के नियम के अनुसार अंतिम का 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। और भी मतलब इसमें और भी सेंटेंस शामिल होगा, यानी मतलब इसका नियम केवल यही नहीं है, और भी है कि लास्ट में जो 2 अंक 0 होने चाहिए तो भी वो 4 से विभाज्य होगा। लेकिन इसके अनुसार मैं देख रहा हूँ कि अंतिम का 2 अंक क्या होना चाहिए, 4 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, यानी ये और ये 8। ठीक है, देखिए ये y और 8 ये दोनों जो लास्ट डिजिट हैं ये दोनों पे ऐसा डिजिट होना चाहिए जो 4 से विभाज्य हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर y के बदले में 2 रखते हैं, 1 रखेंगे तो डिवाइड होगा नहीं, 2 रखने पे 4 से 28 हो जाएगा, 4 रखने पे 12 चौके 48 हो जाएगा, यहाँ पे 6 रखने पे क्या हो जाएगा 17 चौके 68 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 रखने पे 22 चौके 88 हो जाएगा। यानी इसमें से कोई भी वैल्यू हम रखेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू कट जाएगा। यानी पूरी संख्या ये यहाँ पे कुछ भी रहे पूरी संख्या ये कट जाएगी। ठीक है, यानी y के वैल्यू 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो सकता है। क्लियर है? अब हम लोग आ जाते हैं 11 पे, यानी 11 के विभाज्यता के नियम के अनुसार। तो 11 का जो विभाज्यता का नियम है वो कहता है कि सम स्थानों का जो योग है और जो विषम स्थानों का जो योग है या तो दोनों का बराबर होना चाहिए या फिर दोनों का जो अंतर होना चाहिए 11 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तब जाके वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 11 के विभाज्यता के अनुसार क्या करते हैं हम लोग, जो मेरा जो पहले सम स्थान का जो योग है उसको निकाल लेते हैं। यानी y प्लस एक्स प्लस 9 प्लस 4 यानी 13 प्लस एक्स प्लस वाई। क्लियर है? और विषम स्थान का जो योग है मेरा 8, 4, 12, 3, 15, 6, 21, 5, 26, यानी विषम स्थान का योग कितना हो गया मेरा 26। ठीक है, तो 11 के विभाज्यता के नियम के अनुसार यानी 13 प्लस 2
13 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 26। या तो दोनों को इक्वल होना चाहिए या फिर दोनों का जो अंतर होना चाहिए वो 11 के मल्टीपल में होना चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों को पहले हम लोग इक्वल कर लेते हैं। तो इक्वल करने के बाद एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आता है मेरा 13, यानी कि यहाँ पे जो मेरा x है और जो मेरा ये y है, ये दोनों को जोड़ करके मेरा 13 ही आना चाहिए। टोटल क्या आना चाहिए मेरा, टोटल 13 ही आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग y की जगह पे क्या रखें, 2 रखें, 4 रखें, 6 रखें, 8 रखें, दोनों में इसमें से कौन सा वैल्यू रखें, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4x प्लस 3y का अधिकतम मान चाहिए। क्या चाहिए, 4x प्लस 3y का अधिकतम मान चाहिए। और अधिकतम मान के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 है यानी x का यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मतलब क्या करेंगे, y का वैल्यू छोटा होना चाहिए। यहाँ पे 4 है इसलिए यहाँ पे 4 जो है 3 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो y का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 4 ले लेते हैं और x का वैल्यू हम लोग 9 ले लेते हैं, क्योंकि x का मान ज़्यादा रखना पड़ेगा। यहाँ पे x का मान ज़्यादा क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है, ठीक है। और 4 से किसी भी संख्या में अगर ज़्यादा संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। इसलिए उसका मान अधिकतम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x का मान ज़्यादा रखेंगे। अगर यहीं यहाँ पे रहता, अगर मेरा दिया हुआ रहता, अगर इसकी जगह पे मेरा दिया हुआ रहता 3x प्लस 4y दिया हुआ रहता, अगर मेरा ये रहता तो हम लोग क्या करते हैं, y का मान ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, और x का मान कम रखते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 4x प्लस 3y, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग x का मान ज़्यादा रखेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे x का मान 9 रखते हैं और y का मान 4 रख के देखते हैं, ठीक है। तो यदि y का मान हम लोग 2, पहले बार हम लोग 2 ले लेते हैं। अगर हम लोग पहले बार 2 लेते हैं तो x का मान 11 रखना पड़ेगा, और जो मेरा क्या हो जाएगा, 2 डिजिट का हो जाएगा। और ये 2 डिजिट का मान यहाँ पे संभव है नहीं मेरा, इसलिए मेरा ये गलत है, ठीक है ना। अब हम लोग y का मान 4 रख के देखते हैं, ठीक है ना। तो x का मान क्या हो जाएगा मेरा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि y का मान 4 लेते हैं और x का मान 9 लेते हैं तो दोनों को जोड़ने का क्या 13 आ ही जाता है, ठीक है ना। और जो मेरा x का मान है वो मेरा ज़्यादा है किससे, y से, ठीक है ना। यानी ये वाला जो वैल्यू है मेरा सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 4 इंटू एक्स यानी 4 गुने 9 और 3 गुने 4, ठीक है। यानी 9 चौके 36 और 4 तियाँ 12 यानी 48, ठीक है। यदि हम लोग क्या करते हैं, अगर y के वैल्यू ज़्यादा लेते हैं और x के वैल्यू छोटा ले लेते हैं तो क्या होता है, इसका जो मेरा मान है वो अधिकतम नहीं आता, वो मेरा मान जो है अधिकतम नहीं आता। इसीलिए यहाँ पे मेरा क्या किया गया है, x का वैल्यू ज़्यादा लिया गया है और y का वैल्यू यहाँ पे छोटा लिया गया है। क्लियर है। चलिए फिर हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार को वस्तु ए को 212 रुपया 50 पैसा में बेचने पर 15% की हानि होती है और वस्तु को 1012 रुपये 50 पैसे में बेचने पर 35% का लाभ होता है। तो पूरे सौदे में उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 वस्तु है, यहाँ पे वस्तु ए और वस्तु बी। तो पहले हम लोग काम कर लेते हैं वस्तु ए का। वस्तु ए का यहाँ पे दिया हुआ है सेलिंग प्राइस कितना 212 रुपये 50 पैसा, और इसमें मेरा लॉस परसेंटेज दिया हुआ है 15%। तो हम लोग सीपी निकाल लेंगे। तो मेरा सीपी कितना आ गया, 250 रुपये मेरा सीपी आ गया। क्लियर है। अब आ जाते हैं वस्तु बी पे। वस्तु बी का मेरा दिया हुआ सेलिंग प्राइस कितना 1012 रुपये 50 पैसा, और इसमें प्रॉफिट परसेंटेज मेरा दिया हुआ है 35%। मेरा प्रॉफिट परसेंट हो गया मेरा 35%। तो मेरा सीपी निकल जाएगा। सीपी कितना आया मेरा 750 रुपया, ठीक है। तो अब मेरा दोनों का सीपी कितना हो गया 250 प्लस 750 कितना हो गया 1000 रुपया। अब दोनों का एसपी कितना हो गया, तो इसका 212 रुपये 50 पैसा और इसका 1012 रुपया 50 पैसा। दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, कितना आया 1225 रुपया, ठीक है। तब यहाँ पे बोल रहा है कि पूरे सौदे में उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना हुआ, यानी वस्तु ए और बी को बेचने में उसका कुल लाभ कितना हुआ। तो वस्तु ए और बी का यहाँ पे कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य इतना हो गया, और वस्तु ए और बी का जो विक्रय मूल्य इतना हो गया, ठीक है ना। तो विक्रय यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हटा लेंगे 225 रुपया, तो प्रॉफिट परसेंटेज भी निकल जाएगा यहाँ पे 225 बटे 1000 गुने 100। यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, मेरा आ जाएगा आंसर 22.5%, जो मेरा ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। क्लियर है। आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइप ए और बी एक टैंक को 10 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक क्या है मेरा, एक निकासी पाइप है जो तीनों पाइपों को एक साथ 3 घंटे के लिए खोल दिए जाने पर टैंक का 4/15 भाग, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4/15 लिखा हुआ है जो यहाँ पे क्लियरली दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ 4/15 भाग भरा जा सकता है। केवल पाइप सी टैंक के 1/3 भाग को कितने समय में खाली कर सकता है, ठीक है ना। देखिए ए और बी भरने वाला पाइप है और सी मेरा निकालने वाला पाइप है, ठीक है ना। यानी ए मेरा कर सकता है 10 घंटे में, बी कर सकता है मेरा 18 घंटे में, ठीक है ना, और तीनों पाइप कर सकता है मेरा 3 घंटे में। 3 घंटे में कितना काम कर सकता है, 4/15 भाग, ठीक है ना। चूंकि ए बी सी 4/15 भाग काम करता है 3 घंटे में, तो मेरा एक भाग कितना, एक भाग जो मेरा पूरा जो काम होगा वो कितने देर में करेगा, तो मेरा पूरा जो मेरा काम करेगा वो 3/4 गुन्ने 3/4 गुने 15, ठीक है। यानी 45/4 घंटे में मेरा ए बी सी तीनों जो है मेरा पूरा काम ये कर देगा, ठीक है। क्लियर है। यानी ए बी सी मिल करके 45/4 घंटे में ये पूरे जो टंकी है उसको भर सकता है। क्लियर है। देखिए तो ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 45/4। देखिए यहाँ पे 45/4 है लेकिन यहाँ पे दोनों इंटीजर है, ठीक है ना, तो इसको लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये कट गया, यहाँ पे 45 बचा और 18 गुने 4 यहाँ पे 72 हो गया और यहाँ पे 10 चौके 40, यहाँ पे 40 हो गया, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिए यहाँ पे कि जितना से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं लास्ट में जो मेरा टाइम आएगा उसमें हमको उतना ही से डिवाइड भी करना होगा, ठीक है। तो 40, 72 और 45 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 360। यहाँ पे मैंने एलसीएम निकाल दिया है, यहाँ पे 40, 72, 45 का एलसीएम कितना हो गया, 360 हो गया यहाँ पे। क्लियर है। तो 40 9 360, 72 5 360, 45 8 360। क्लियर है। तो इसे यहाँ से हम लोग सी का कार्य क्षमता निकाल दिए। देखिए यहाँ पे 9 और 5 14, ठीक है, 9 और 5 14 है, यानी ए प्लस बी का क्षमता कितना है, 14 है, और ए बी सी तीनों का क्षमता मेरा 8 है, ठीक है ना। यानी ये मेरा निकासी पाइप है, ठीक है। तो निकासी पाइप का क्षमता मेरे लिए इसका ज़्यादा है और इसका कम है तीनों का, ठीक है ना। तो निकासी पाइप का कितना हो जाएगा, 6। क्लियर है। 14 में से 8 घटा देंगे 6 आएगा मेरा, ये मेरा निगेटिव है, ठीक है ना, इसलिए मेरा इसका आ गया 6। सी का कार्य क्षमता कितना आ गया, 6, ठीक है। टैंक 1/3 भाग, यानी मेरा पूरा टैंक का कैपेसिटी कितना है, 360 है, ठीक है ना। तो टैंक का 1/3 भाग क्या हो जाएगा, 360 का 1/3 यानी 120 भाग हो गया मेरा टैंक का 1/3 भाग, ठीक है ना। तो सी जो है टोटल कितना टाइम लेगा इसको खाली करने के लिए, यानी 1/3 भाग सी जो है टैंक का 1/3 भाग खाली करने में कितना समय लेगा, तो 120/6 यानी कितना हो गया, 6 दूनी 12 20 आ गया, और यहाँ पे जितना से मल्टीप्लाई किए थे उतना से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी यहाँ से डिवाइड कर दिया 120 में 4 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो कितना आ गया 4 5 20 यानी 5 घंटे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ यहाँ पे कि ऊपर में फ्रैक्शन को इंटीजर बनाने के लिए 4 से गुना किए थे, इसलिए लास्ट में 4 से भाग करना होगा। क्लियर है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि x y के अनुक्रमानुपाती और z के व्युत्क्रमानुपाती परिवर्तित होता है। y इज इक्वल टू 1.8 और z इज इक्वल टू 4.5 होने पर x क्या है मेरा 2.5 है, ठीक है ना। यदि मेरा y जो है 4.2 और z मेरा 1.25 है तो x का मान कितना होगा ये बताइए। क्लियर है। देखिए क्या बोल रहा है कि x जो है y के अनुक्रमानुपाती है, यानी x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड x जो है z के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। क्लियर है। दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा मेरा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y अपॉन z। क्लियर है। अब यहाँ पे जो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो मेरा हटेगा, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट यहाँ पे k आ जाएगा, ठीक है, यानी x इज इक्वल टू के वाई अपॉन जेड। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए यदि हम लोग y इज इक्वल टू 1.8 और z इज इक्वल टू 4.5 रखते हैं तो x का वैल्यू कितना आता है मेरा 2.5 आता है। क्लियर है। यानी x इज इक्वल टू x का वैल्यू 2.5 है, यहाँ पे k का वैल्यू को पता नहीं, इसका वैल्यू को निकालना है, और y इज इक्वल टू है हमारा 1.8 है
और जेड इज इक्वल टू मेरा 4.5 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग के का वैल्यू निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद मेरा के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25/4 मेरा के का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। अब मेरा बोल रहा है कि यदि y क्या हो मेरा 4.2 हो और z मेरा 1.25 हो तो x का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पे यदि मेरा y का वैल्यू मेरा 4.2 हो और z का मान 1.25 हो तो x का मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोगों को पहले यहाँ पर निकल गया है, के का वैल्यू यहाँ पर निकल गया है, के का वैल्यू निकल गया है 25/4। ठीक है ना, तो 25/4 गुन्ने 25/4 गुन्ने y कितना हो गया 4.2 और मेरा z कितना हो गया 1.25। ठीक है ना, इसको जब हम लोग काट पीट करेंगे यानी देखिए यहाँ पे ये दशमलव हटेगा ऊपर 100 चला जाएगा, ये हटेगा नीचे यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद मेरा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। क्लियर है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 17 नंबर। देखिए ट्रायंगल ABC में एंगल A इज इक्वल टू x डिग्री। ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल है ABC, इसमें एंगल A जो मेरा दिया हुआ है x डिग्री दिया हुआ है। BE और CF AC और AB पर क्रमशः E और F पर लंबवत है। ठीक है ना, ये बोल रहा है कि BE और CF जो है AC और AB पर क्रमशः E और F पर लंबवत है। ठीक है ना, ये हो गया मेरा BE जो मेरा AC पर लंबवत है, ये मेरा हो गया CF जो मेरा AB पर लंबवत है, यानी परपेंडिकुलर है। क्लियर है, अब बोल रहा है कि BE और CF एक दूसरे को H पर प्रतिच्छेदित करती है, यानी कि BE और जो मेरा CF है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है कहाँ पे H पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है ना, और एंगल HBC और एंगल HCB यानी एंगल HCB के समद्विभाजक T पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है ना, और इस एंगल और इस एंगल, ठीक है ना, इस दोनों एंगल का जो मेरा एंगल बाइसेक्टर है वो कहाँ पे जाकर प्रतिच्छेद करता है T पे, यहाँ पे आके मेरा प्रतिच्छेद करता है T पे। ठीक है ना, यदि एंगल BTC इज इक्वल टू 155 डिग्री, यदि मेरा दिया हुआ है एंगल BT और C, यानी मेरा जो T है यहाँ पे एंगल T जो है एंगल BTC मेरा दिया हुआ है 155 डिग्री, तो x का मान कितना होगा, तो हमको इस x का मान निकालना है। क्लियर है, ठीक है ना। देखिए एंगल BTC इज इक्वल टू मेरा 155 डिग्री है। ठीक है ना, तो इन ट्रायंगल HB और C में हाफ ऑफ एंगल HBC क्या कि मेरा जो मेरा BT है मेरा एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए मेरा ये एंगल, इसलिए मेरा ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा, और CT मेरा क्या है मेरे एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मेरा इक्वल होगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ एंगल HBC, हाफ ऑफ एंगल TBC को हम लोग लिख सकते हैं ना कि हाफ ऑफ एंगल HBC प्लस हाफ ऑफ एंगल HCB, एंगल TCB को लिख सकते हैं हम लोग हाफ ऑफ एंगल HCB। ठीक है ना, और एंगल BTC यानी कि ट्रायंगल BTC में मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा यहाँ पे एंगल HBC प्लस एंगल HCB प्लस 150 BTC का वैल्यू मेरा दिया हुआ 155 डिग्री, यानी 155 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सॉरी, देखिए यहाँ पे मेरा है 155 डिग्री है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिए 155 डिग्री यहाँ पे है। क्लियर है, ठीक है, और एंगल HBC और एंगल HCB, देखिए एंगल HBC और एंगल HCB को हम लोग लिख सकते हैं कि 180 माइनस BHC, 180 माइनस BHC, यानी कि ये दोनों एंगल का जो सम होगा 180 में से इसको घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं कि ट्रायंगल का सम प्रॉपर्टी। ठीक है,
देखिए यहाँ पे आपको समझने के लिए यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे एंगल एच बी सी प्लस एंगल एच सी बी प्लस एंगल बी एच सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल एच बी सी प्लस एंगल एच सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल बी एच सी लिख सकते हैं, ये चला जाएगा इस साइड, ठीक है ना, यानी इसके बराबर ये हो सकता है ना, तो इसी के जगह पे मैंने ये लिखा है 180 माइनस एंगल बी एच सी लिखा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एच बी सी और एंगल एच सी बी की जगह पे मैंने लिखा है यहाँ पे 180 माइनस बी एच सी, ठीक है, क्लियर है। तो हाफ ऑफ 180 डिग्री माइनस एंगल बी एच सी इज इक्वल टू 155 चला जाएगा इस साइड, 180 में से 55 घटेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है ना, और ये जो मेरा हाफ है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, ठीक है ना, तो मेरा क्या बच गया 180 माइनस बी एच सी इज इक्वल टू 25 गुने 2, क्लियर है। तो एंगल बी एच सी का वैल्यू निकल जाएगा 180, यानी ये देखिए 180 यहाँ पे है, ठीक है ना, तो 180 माइनस 50 हो जाएगा, यानी इसको सॉल्व करने पे मैंने बीच में एक दो स्टेप मैंने छोड़ दिया हूँ ताकि वो ऑटोमेटिकली आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है ना। एंगल बी एच सी को इधर लाएंगे, फिर यहाँ 25 गुना 50 जाएगा इधर जाएगा, यानी 180 माइनस 50 यानी 130 आएगा, फिर मैंने एक दूसरे को पलट दिया है, यानी एंगल बी एच सी इज इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है ना। और एंगल बी एच सी मेरा आ गया 130 डिग्री, देखिए मेरा एंगल बी एच सी आ गया मेरा 130 डिग्री, तो एंगल एफ एच ई, एंगल एफ एच ई देखिए बी एच सी मेरा आ गया 130 डिग्री, ये वाला एंगल मेरा आ गया 130 डिग्री, तो ये वाला जो मेरा एंगल क्या हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से, क्लियर है। वर्टिकल अपोजिट एंगल से मेरा ये वाला एंगल मेरा 130 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। तो नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए ई एच एफ, अब मेरा क्वाड्रिलेटरल बन जाता है ए ई एच एफ, ए ई एच एफ में ये वाला मेरा एंगल आ गया 130 डिग्री, ये वाला एंगल मेरा हो गया 90 डिग्री, ये वाला एंगल मेरा हो गया 90 डिग्री, तो हमको एंगल निकालना है ए, यानी एक्स का वैल्यू हम लोग को निकालना है, क्लियर है। तो एंगल ए एफ एच मेरा ए एच मेरा दिया हुआ है 90 डिग्री, और एंगल एफ एच ई मेरा है 130 डिग्री, तो एंगल एफ ए ई क्या हो जाएगा, यानी एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है, घटा लेंगे यहाँ पे, इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा 90 90 180 30, यहाँ पे जोड़ लीजिए, यहाँ पे कितना आया 190 प्लस 90 210, ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 210 हो गया, यहाँ पे प्लस 190 130 प्लस 90 220 हो गया, 220 प्लस 90 310 हो गया, यहाँ पे 310 होगा, यहाँ पे होगा मेरा 310 होगा, ठीक है, यानी तीनों को जोड़ने पर क्या कितना आ जाएगा 90 90 180 प्लस 100 300 300 प्लस 30 190 प्लस 130 प्लस 190 200 220 प्लस 90 310, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो 360 में से जब 310 घटा देंगे यहाँ पे कितना बचेगा मेरा 50 मेरा बचेगा, ठीक है ना, जो मेरा ऑप्शन नंबर 4 में है, यही मेरा इसका सही आंसर है, क्लियर है। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर और धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में कुल 4 घंटे का समय लेती है, और धारा की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है, तो नाव को धारा की दिशा में 54 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है, और ये जो समय होगा घंटा में होगा, ठीक है ना। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका दो तरीका है, एक जो तरीका थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है ना, देखिए ये वाला जो मेरा जो तरीका है थोड़ा लेंदी है, यहाँ पे आके ये इक्वेशन पे अटक जाता है, ठीक है ना, इस इक्वेशन को बिना सॉल्व किए आप लोग नहीं निकाल सकते इसका आंसर। और एक मेरा जो तरीका है ये है, ठीक है, इसमें हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड लगा करके इसका आंसर वो इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। देखिए ये भी एंगल में ये भी आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं नाव की चाल कितना है x है मेरा, ठीक है ना, तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, क्योंकि धारा की चाल मेरा दिया हुआ है, धारा की चाल मेरा दिया हुआ 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, तो धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी x + 8, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल हो जाएगी x - 8,
क्लियर है। तो यहाँ पे 42/x-8 यानी ये बोल रहा है कि 42 किलोमीटर जाती है विपरीत दिशा में, ठीक है ना, यानी अप स्ट्रीम में। तो 42/x-8 और 30/x+8, क्योंकि ये जाती है मेरा डाउन स्ट्रीम, यानी धारा की दिशा में जाती है ये, ठीक है ना। तो दोनों का जो समय लगता है कितना लगता है, 4 घंटे मेरा समय लगता है। क्लियर है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के बाद मेरा ये इक्वेशन निकल करके आएगा, ठीक है। ये वाला जो मेरा इक्वेशन है, ये निकल करके आएगा। क्लियर है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तब जा करके इसका आंसर सही निकल पाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग आ जाते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड पे, ठीक है। देखिए ये जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन है इसको आप लोग इसी मेथड से सॉल्व करिएगा, ठीक है। मान लेते हैं नाव की चाल कितना है, x है, और धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी x+8 और धारा के विपरीत दिशा में हो जाएगी x-8, ठीक है। यानी ये मेरा हो गया डाउन स्ट्रीम, ये मेरा हो गया अप स्ट्रीम, ठीक है ना। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि 42 किलोमीटर जाता है मेरा अप स्ट्रीम जाता है, और अप स्ट्रीम में क्या होगा, मेरा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ पे टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, यानी 42/x-8, और यहाँ पे डाउन स्ट्रीम है मेरा 30/x+8, ठीक है ना। तो यानी देखिए, और मेरा टोटल समय मेरा कितना है, टोटल मेरा जो समय है 4 ही घंटे है, टोटल मेरा जो समय है मेरा 4 ही घंटे है। क्लियर है। और लेकिन 4 घंटे है और इसी को बांटना है अप स्ट्रीम में भी और डाउन स्ट्रीम में भी, ठीक है ना। तो अप स्ट्रीम में हमेशा जो समय लगेगा ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम की तुलना में। या फिर हाँ, हमेशा अप स्ट्रीम में क्या समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है, और डाउन स्ट्रीम में मेरा समय कम लगता है। देखिए यहाँ पे मैंने इसको डिनोट कर दिया है, यहाँ पे मैंने इसको वहाँ पे डिनोट कर दिया है। क्लियर है। देखिए यहाँ पे तो अगर हम लोग समय मान लेते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस जो मेरा ज़्यादा कम है, तो मान लेते हैं कि दोनों का क्या होता है, ये 2-2 आता है डिस्टेंस, मतलब दोनों का जो टाइम होता है मेरा इक्वल लेते हैं। पहले हम लोग 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको मानने के बाद, इसको लेने के बाद यदि हम लोग मान लेते हैं U इज इक्वल टू कितना, अप स्ट्रीम में 2 घंटे लगते हैं और डाउन स्ट्रीम में 2 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। तो जब 2 घंटे लगेगा डाउन स्ट्रीम में, तो 2 से भाग करेंगे 42 को, यानी 21 आया, ठीक है ना। हम यानी हमको 21 लाने के लिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, x का वैल्यू हम लोग को 29 रखना पड़ेगा। यानी नीचे हम लोग को 21 लाने के लिए x का वैल्यू हम लोग को 29 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जब हम x का वैल्यू 29 रखेंगे तो यहाँ पे जब हम लोग क्या करेंगे, 30 में जब x का वैल्यू 29 रख के डिवाइड करेंगे तो मेरा वो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है ना। यानी यहाँ पे 1 नहीं आएगा या फिर 2 नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मेरा यहाँ पे अप स्ट्रीम का जो 2 आवर और डाउन स्ट्रीम का जो 2 आवर है, ये मेरा क्या है, मेरा गलत है। ये जो मेरा है ये गलत हो जाएगा। क्लियर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे अप स्ट्रीम हम ले लेते हैं, अब हम लेते हैं 3 आवर, ठीक है ना। क्योंकि अप स्ट्रीम में हमेशा जो समय लगेगा क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। अप स्ट्रीम में हमेशा जो समय लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, यानी अप स्ट्रीम में मान लेते हैं 3 घंटे लगता है, और डाउन स्ट्रीम में कितना घंटे लगता है, 1 घंटे, ठीक है। अप स्ट्रीम में मेरा समय लगता है 3 घंटे और डाउन स्ट्रीम में मेरा समय लगता है 1 घंटे, ठीक है ना। तो 42 को दोनों डिवाइड कर लेते हैं 3 से, तो कितना आया, 14, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे 42 को डिवाइड किया है, आप लोग यहाँ पे डिवाइड आप लोग 30 को भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पे 42 को लेकर चल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप पहले डिवाइड कर सकते हैं 30 को लेकर के, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे इसमें आप लोग एक का वैल्यू रख करके यहाँ पे चेक करते हैं तो भी यहाँ पे सेम ही आता। क्लियर है। तो 42 में लोग 3 से डिवाइड कर लिया, यानी 14 42, 14 यहाँ पे। तो x का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 22 रखना पड़ेगा। यहाँ पे x का वैल्यू 22 रखेंगे तभी जाकर नीचे मेरा क्या आएगा, मेरा 14 आ पाएगा। यानी 22 में से 8 जाएगा मेरा 14, यानी नीचे का हम रखना है 14 लाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 22। क्लियर है। देखिए अब x का वैल्यू 22 रख के देख लेते हैं यहाँ पे। तो 22 + 8 कितना हो गया, 30, यानी 30/30 क्या हो जाएगा, मेरा कट जाएगा, यानी 1 आ गया। यानी अप स्ट्रीम 3 आवर और डाउन स्ट्रीम यहाँ भी आ गया मेरा 1 आवर। यानी मेरा ये वाला जो मेरा हीट एंड ट्रायल मेथड है मेरा ये काम कर गया, ठीक है। यानी मेरा जो अप स्ट्रीम में समय लगेगा 3 घंटे और डाउन स्ट्रीम में समय लगेगा 1 घंटे। अब हमको इसी को मान करके हमको आगे सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए आगे, अब x का वैल्यू मेरा निकल गया 22, ठीक है ना। तो देन बोल रहा है कि 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने पे कितना समय लगेगा, ठीक है ना।
तो मेरा यहाँ पे 54 किलोमीटर है मैं यहाँ पे, ठीक है ना, और डाउन स्ट्रीम जा रहा है, यानी धारा की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है, और मेरा जो बोट का जो स्पीड निकल गया मेरा कितना 22 किलोमीटर पर आवर। तब 22 + 8 कितना हो गया 30, यानी 54 जब हम डिवाइड करेंगे 30 से तो कितना आ जाएगा 1.4/5 घंटे, जो ऑप्शन नंबर 3 में मेरा आंसर दिया हुआ है। क्लियर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि यदि A/B+C = 5/8, B/C+A = A/3/11, फिर यहाँ पे है A+B+C का वैल्यू दिया हुआ है 3094, तो A+B - C का मान कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को C का वैल्यू निकालना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। A/B+C दिया हुआ 5/8 और B/C+A मेरा दिया हुआ है 3/13, ठीक है ना। 8 × 5 = 13 और 3 × 11 = 14, यानी दोनों रेशियो मेरा समान नहीं है। सबसे पहले रेशियो समान करना पड़ेगा, तो रेशियो समान करने के लिए इसमें हम लोग 14 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, और इसमें हम लोग 13 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो 14 × 5 = 70 और 14 × 8 = 72, यानी 112, 13 × 3 = 39 और 13 × 11 = 143, ठीक है। अब मेरा दोनों को जोड़िएगा तो मेरा दोनों को सम मेरा समान आएगा। दोनों का सम कितना आ जाएगा मेरा, जोड़ के देख लीजिए 182 आ जाएगा, ठीक है। और मेरा A+B+C मेरा गिवन है 3094, ठीक है ना। अब हमको निकालना है A+B - C का वैल्यू निकालना है। क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले C का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए B+C मेरा कितना है 112 है, और C+A मेरा दिया हुआ है कितना 143, ठीक है। तो B+C + C+A = 112 + 143 कर लेते हैं यहाँ पे। तो B प्लस 2 को C है तो 2C + A = दोनों को जोड़ लेते हैं 255 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए B का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है, B का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 39, ठीक है, और A का वैल्यू मेरा दिया हुआ है कितना 70, यानी 39 + 70 + 2C = 255, तो 2C = 255 - 109, ठीक है। तो C का वैल्यू मेरा कितना आ गया 73, C का वैल्यू मेरा कितना आ गया 73 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तब A+B+C मेरा कितना गिवन है 182 है, ठीक है ना। A+B+C यहाँ पे तीनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा। क्लियर है। तो A+B - C का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, A+B मेरा कितना है 109, A+B को जोड़ेंगे, A+B को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा मेरा, देखिए यहाँ पे A मेरा दिया है 70 और B मेरा दिया हुआ है यहाँ पे 39, A और B को जोड़ लेते कितना आता है 109 आता है, ठीक है ना। तो A+B मेरा 109 हो गया, और C के वैल्यू यहाँ पे निकाले हुए हैं 73, तो इसमें से घटा देंगे तो कितना आया 36। क्लियर है। अब यहाँ पे 182 का वैल्यू कितना आता है, 182 जो है मेरा किसके बराबर है 3094, यानी A+B+C का मेरा जो रेशियो है उसको जोड़ने पे कितना आता है 182 आता है, और इसका ओरिजिनल वैल्यू मेरा दिया हुआ 3094, यानी कि 182 = 3094। तो हमको निकालना है किसका वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना है, और इसका वैल्यू मेरा कितना आया 36, इसका वैल्यू मेरा कितना आया 36। तो 36 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3094 / 182 × 36। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 612, इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। क्लियर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर है 20, ठीक है। 3 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले पाइप के एक माध्यम से 6.3 किलोमीटर पर आवर की गति से प्रवाहित पानी एक बेलनाकार टैंक में जाता है, जिसकी आंतरिक आधार त्रिज्या 1.5 मीटर है। 30 मिनट में टैंक में पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा, यह मानते हुए कि कोई ओवरफ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो जो मेरा पाइप है और मेरा टैंक है दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा वॉल्यूम, ठीक है। तो पाइप का व्यास कितना हो गया मेरा 3 सेंटीमीटर जो मेरा गिवन है, तो इसका त्रिज्या कितना हो गया, ये सेंटीमीटर मेरा त्रिज्या हो गया 1.5 सेंटीमीटर, लेकिन जब हम उसको मीटर में निकालेंगे तो 0.015 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। तो पानी बहने की गति मेरा कितना दिया हुआ है, देखिए पानी बहने की गति मेरा 6.3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, यानी 7/4 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। अब देखो 30 मिनट में पाइप द्वारा बहा पानी कितना हो जाएगा टोटल, यानी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो πr², जो यहाँ पे r दिया हुआ है πr² × h, यानी यहाँ पे h हो जाता है 7/4 मीटर का, ठीक है ना। और वह 30 मिनट में, यानी 30 मिनट में है हम लोग, हमारा यहाँ पे स्पीड कितना है मीटर पर सेकंड में है, तो इसको हम 30 मिनट को कन्वर्ट कर लेंगे कितने सेकंड में, तो 30 मिनट × 60 से मल्टीप्लाई कर लिए तो मेरा हो गया सेकंड में।
क्लियर है। तो ये मेरा हो गया 30 मिनट में टोटल बहा पानी का वॉल्यूम, ठीक है, जो मेरा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब 30 मिनट में टंकी का स्तर कितना बढ़ जाएगा, ठीक है ना, यानी टंकी का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यदि उसका जो मेरा दिया हुआ है रेडियस, देखिए टंकी का रेडियस दिया हुआ 1.5 मीटर, ठीक है ना। तो हम लोग पहले टंकी का 30 मिनट में कितना स्तर बढ़ेगा उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो पाई गुन्ने आर स्क्वायर गुन्ने एच, यानी पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। जो ये मेरा पूरे टंकी का स्तर हो गया, यानी वॉल्यूम हो गया, इतना पानी उसमें है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन 2 हो गया, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है ना। यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या हो गया, दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पाइप के द्वारा जितना पानी जाएगा कहाँ जाएगा, टंकी में जाएगा, यानी जितना पानी पाइप के द्वारा नल के द्वारा निकला उतना ही पानी ना गया टंकी में, ठीक है ना। यानी पानी का जो वॉल्यूम हुआ पाइप के द्वारा जो बहा उसका वॉल्यूम, और जो टंकी में मेरा जो पानी है जो जहाँ पे जमा हुआ है उसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, समान होगा। इसलिए इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 ले लेंगे, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई गुन्ने ये वाला जो मेरा इक्वेशन है इसको यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है ना। इस दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मीटर में आ गया 0.315 मीटर, ठीक है ना। यानी जो टंकी का जो स्तर बढ़ेगा वो 0.315 मीटर तक बढ़ेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे पूछा है किसमें, सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 31.5 सेंटीमीटर, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। क्लियर है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रवि ने अपनी बचत को 2 योजनाओं ए और बी में 3:5 के अनुपात में 1.5 वर्ष के लिए निवेश किया। योजना ए में 20% चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है जो अर्धवार्षिक रूप से लगाया जाता है, और योजना बी में भी उसी दर पर ब्याज मिलता है जो कि वार्षिक रूप से लगाया जाता है, ठीक है ना। दोनों योजनाओं से परिपक्वता पर उसे एक साथ कुल 1,27,116 रुपये प्राप्त हुए। उसने योजना बी में कितना निवेश किया था, ठीक है। देखिए योजना ये जो है वो अर्धवार्षिक कैलकुलेट होती है, और योजना बी जो है मेरा वार्षिक कैलकुलेट हो रही है, ठीक है ना। और दोनों है मेरा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो अर्धवार्षिक में क्या होता है, रेट मेरा आधा हो जाता है और समय मेरा दुगुना हो जाता है, ठीक है ना। तो रेट आधा हो गया यानी 10%, और मेरा टाइम मेरा दुगुना हो गया यानी 3 वर्ष, 1.5 का 3 हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसका इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ये मेरा CI का रेट होगा पहले, ठीक है। और CI में जब हम लोग 100 में जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा मेरा क्या, अमाउंट का रेट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं। इसका फार्मूला होता है 3a.3a का स्क्वायर, यहाँ पे AQ, जो यहाँ पे A क्या है मेरा, रेट है, A क्या है मेरा, रेट है, ठीक है ना। तो 10 का Q यहाँ पे करेंगे, ठीक है। देखिए आपको मैं बता ही देता हूँ किसको मैं निकाला कैसे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे A इक्वल टू क्या है मेरा 10 है, ठीक है। तो इसमें पुट कर लेते हैं। तो AQ कितना हुआ मेरा, AQ मेरा हुआ 1000, AQ हुआ मेरा 1000 हुआ ना। तो 1000 का लास्ट का केवल 2 ही डिजिट, ठीक है। तो मेरा बच कितना गया, 10 बच गया, ठीक है। और फिर A का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर 100 हुआ, और 100 गुना 3 300 हुआ, और इस 300 में हम लोग इसमें जोड़ देंगे। तो कितना बच गया मेरा यहाँ पे 310 आया, और इस 310 का यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट, ठीक है। तो अब मेरा हाथ में कितना रह गया, केवल 3। अब मेरे हाथ में कितना रह गया, केवल 3 रह गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 10 गुने 3 30 हो गया, 30 प्लस ये 3 33 हो गया, यानी 33.1 जो % हो गया मेरा, ये क्या हो गया 33.1 मेरा % हो गया। ये मेरा इफेक्टिव रेट हो गया किसका, ये मेरा इफेक्टिव रेट हो गया CI का, ठीक है। अब इसी को हम लोग अमाउंट रेट निकालना पड़े, इफेक्टिव रेट ऑफ अमाउंट, इफेक्टिव रेट ऑफ अमाउंट क्या हो जाएगा 100 प्लस 33.1 यानी 133.1% मेरा ये अमाउंट का इफेक्टिव रेट हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम निकाल लेते हैं योजना बी का, ठीक है ना। तो योजना बी में है रेट मेरा दिया हुआ 20%, और ये वार्षिक हो रहा है, तो रेट भी सेम रहेगा और समय भी सेम रहेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे मेरा जो समय है 1.5 वर्ष है, यानी 1 वर्ष का जो मेरा CI तो 20% रहेगा इस का, क्योंकि 1% का CI और SI दोनों बराबर होता है। क्लियर है। लेकिन जो अगला जो आधा वर्ष है, आधा वर्ष जो है, ठीक है ना, उसका CI क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग दूसरे वर्ष में जो इफेक्टिव रेट होता है यानी CI का, दूसरे वर्ष में जो इफेक्टिव रेट होता है CI का, वो हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने का सिंपल सा तरीका है, 20% है मेरा, तो 20 + 20 प्लस यहाँ पे 20 का स्क्वायर बट्टे 100। ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ गया, 20 + 20 40 + 4 44% आ गया यहाँ पे। ठीक है ना, यानी दूसरे वर्ष का इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, ये 2 वर्ष का है, यानी दोनों वर्ष का, पहले वर्ष और दूसरा वर्ष दोनों शामिल है इसमें। इसमें जो है, इसमें पहला वर्ष और दूसरा वर्ष दोनों शामिल है। ठीक है ना, लेकिन हम लोग को निकालना है केवल दूसरे वर्ष का आधा वर्ष का। दूसरे वर्ष जो है, दूसरा वर्ष में जो आधा वर्ष यानी 1.5 वर्ष का निकालना है हमको, यानी 1 वर्ष पूरा और दूसरे वर्ष का आधा, यानी ये पूरा नहीं होना चाहिए, दूसरे वर्ष में केवल आधा का निकालना है। ठीक है, तो देखिए आधे वर्ष का CI कितना हो जाएगा, तो ये पूरा मेरा 2 वर्ष का है, ये पूरा मेरा 2 वर्ष का है, तो 44 में से 20 घटा लेंगे तो मेरा कितना आ गया, 1 वर्ष का आ गया, यानी सेकंड वर्ष का आ गया। और सेकंड वर्ष का जब हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से, तो मेरा निकल जाएगा आधे वर्ष का। ठीक है, तो 44 - 20 यानी 24 हुआ, और 24 को जब हम डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना आ जाएगा 12, यानी 12%। ठीक है, यानी आधे वर्ष का, यानी सेकेंड वर्ष का मतलब पहले वर्ष में तो 20% हो गया, और उसके अगले आधे वर्ष के लिए जो मेरा इफेक्टिव जो CI होगा वो मेरा कितना हो जाएगा, 12%। क्लियर है। देखिए, तो अब मेरा ये 1 वर्ष और ये 1/2 वर्ष, इसको जब हम लोग लिखेंगे तो 3/2 वर्ष भी लिख सकते हैं, यानी 1.5 वर्ष को 3/2 वर्ष भी लिख सकते हैं हम लोग। तो 3/2 वर्ष का CI कितना हो जाएगा, 20 + 12 यानी 32% हो जाएगा। ठीक है, यानी 1.5 वर्ष का जो CI कितना हो जाएगा, 32%। क्लियर है। इसलिए इसलिए 3/2 वर्ष का अमाउंट भी तो हम लिख सकते हैं ना, 100 + 32 = 132%। ठीक है, ये मेरा CI का हो गया, ये मेरा अमाउंट का हो गया। ठीक है ना, और यहाँ पे बोल भी रहा है कि उसको जो मिलता है 1.5 वर्ष के बाद, वो कुल कितना मिलता है, 1,27,116 रुपये मिलता है, जो कि क्या है, मेरा अमाउंट है। ठीक है ना, और यहाँ पे बोल रहा है कि उसका जो पैसा है वो 3:5 के अनुपात में लगाया जाता है। ठीक है ना, योजना A में 3 रेशियो लगाया जाता है और योजना B में रेशियो 5 लगाया जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि योजना A में 3x लगाया गया और योजना B में 5x लगाया गया। ठीक है, तो 3x का 133.1% और 5x का जो मेरा योजना B में लगाया जाता है, 5x का 132/100 यानी 132%। ठीक है ना, इस दोनों को जब हम लोग जोड़ते हैं, दोनों के अमाउंट को जोड़ते हैं, ये मेरा आ गया, ये जो मेरा हुआ, ये मेरा हो गया योजना जो A है उसका अमाउंट टोटल, और ये जो हो गया मेरा योजना B का टोटल अमाउंट। ठीक है, दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो आता है 1,27,116 रुपया। ठीक है, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरा x का वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगा, यहाँ पे मेरा x का वैल्यू मेरा निकल के आ गया कितना, 12,000 रुपया। ठीक है, तो योजना A का मूलधन कितना हो जाएगा, 12,000 × 3 यानी 36,000, और योजना B का मूलधन कितना हो जाएगा, 12,000 × 5 यानी 60,000। जो मेरा यहाँ पे पूछा हुआ है योजना B में, यहाँ पूछ रहा है कि उसने योजना B में कितना निवेश किया था, यानी केवल योजना B का पूछा है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 60,000 यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जो यहाँ पे आंसर आ गया 60,000। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी X, ठीक है, एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर/आवर की चाल से चल रही दूसरी रेलगाड़ी Y को 21 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाती है। ठीक है ना, तो समान दिशा में 42 किलोमीटर/आवर की चाल से चल रही 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी Z को पूरी तरह से पार करने में रेलगाड़ी Y को कितना समय सेकंड में पूछ रहा है लगेगा। ठीक है, तो ट्रेन X का जो लेंथ कितना है 240 मीटर, और उसका स्पीड निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि वो 18 सेकंड में पार करती है एक खंभे को, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा 40/3
मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। और ट्रेन एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है ट्रेन वाई, ठीक है ना। तो और इसका स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसका हम लोग स्पीड कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो कितना आया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स प्लस वाई, देखिए जब यहाँ पे x और y एक दूसरे को जब पार करती है और दोनों ट्रेन क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव कर रही हो तो उसका जो स्पीड होता है क्या होता है, स्पीड उसका जुट जाता है, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका टाइम दिया हुआ कितना देर में पार करती है, 21 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है ना। और दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड और 40/3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जब दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही होती है तो दोनों का स्पीड क्या होता है, जुट जाता है, ठीक है ना। तो दोनों का स्पीड यानी दोनों का स्पीड यहाँ पे हो गया और यहाँ पे टोटल जो समय लेता है 21 सेकंड, ठीक है ना। तो जिसको जो मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा 700 मीटर आएगा, ठीक है ना। यानी दोनों ट्रेन का जो लेंथ होगा x + y = 700 मीटर, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ ट्रेन जो y है उसका वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू मेरा दिया हुआ 240 मीटर, तो y का वैल्यू निकल जाएगा 700 में से 240 को घटा देंगे यानी 460 मीटर। क्लियर है। अब क्या होता है कि जो मेरा जो ट्रेन y है और उसी के सेम डायरेक्शन में ट्रेन z मूव कर रही है, ठीक है ना। यहाँ पे अब जो है ट्रेन y जो है और ट्रेन z जो है दोनों एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है ना। लेकिन जब भी ट्रेन अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती है तो दोनों का जो स्पीड होता है वो घट जाता है, ठीक है। तो ट्रेन z का जो लेंथ हो जाएगा 140 मीटर और उसका स्पीड कितना हो जाएगा 35/3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। ट्रेन z का यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड दिया हुआ है यहाँ पे 42 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए किसमें, मीटर पर सेकंड में, और ट्रेन z का मेरा लेंथ दिया हुआ है 140 मीटर, ठीक है। क्लियर है। ट्रेन z का स्पीड दिया हुआ है 42 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट कर लिए 35/3 मीटर पर सेकंड में, और इसका लेंथ दिया हुआ है 140 मीटर, ठीक है ना। तो हम लोग को निकालना है इफेक्टिव स्पीड, यानी कि जब दोनों ट्रेन जब एक ही डायरेक्शन मूव कर रही है तो उसका जो एक्चुअल स्पीड क्या हो जाएगा दोनों ट्रेन का एक साथ। तो इस दोनों को घटा लेंगे, जब दोनों ट्रेन एक साथ जब मूव करती है तो क्या होता है, स्पीड इसका घट जाता है एक ही डायरेक्शन में। तो कितना आ गया 25/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ट्रेन वाई द्वारा ट्रेन जेड को पार करने में कितना समय लगेगा, ट्रेन वाई द्वारा ट्रेन जेड को पार करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि ट्रेन जो वाई है वो तेज मूव कर रही है किससे, ट्रेन जेड से, ठीक है। तो टोटल कितना समय लगेगा, देखो यहाँ पे 460 मेरा आया है किसका, ट्रेन वाई का लेंथ, और ट्रेन जेड का लेंथ दिया हुआ है 140 मीटर। क्लियर है। तो ट्रेन ये हो गया मेरा ट्रेन वाई और ये हो गया मेरा ट्रेन जेड, दोनों का लेंथ हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। और मेरा इफेक्टिव स्पीड कितना आया है 25/3 यानी 25 × 3। क्लियर है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा यहाँ पे 72 सेकेंड मेरा आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। क्लियर है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर है। देखिए ए और बी ने 1/4 अनुपात 5/12 के अनुपात में अपनी पूंजी का निवेश करके एक साझेदारी की। व्यवसाय में सेवाएं प्रदान करने के लिए ए को वार्षिक लाभ का 4% प्राप्त हुआ और शेष वार्षिक लाभ को उनके निवेशों के अनुपात में उनके बीच विभाजित किया गया, ठीक है। यदि वार्षिक लाभ में बी का भाग 30 लाख हो तो ए का भाग लाख में कितना होगा। क्लियर है। देखिए यहाँ पे ए और बी है यहाँ पे, ठीक है ना। ए और बी का जो अनुपात दिया, पूंजी का जो अनुपात दिया हुआ है 1/4 अनुपात 5/12, ठीक है। ये 1/4 और 5/12 को जो एलसीएम यहाँ पे 4 और इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, इंटीजर में, ठीक है ना। तो 4 और 12 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, जो 12 आता है, ठीक है ना। और 12 से दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 12, 1 × 12, 5 × 5, ठीक है ना। यानी ए रेशियो बी का जो पूंजी का अनुपात कितना आया 3:5, ठीक है। और सेवाएं प्रदान करने के लिए ए को 4% एक्स्ट्रा मिल जाता है, ठीक है ना। 4% जो जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें से 4% वो निकाल लेता है पहले ही, ठीक है। और बाद बाकी जो बचता है 96% उसको बांटा जाता है किस में, 3:5 में बांटा जाता है।
ठीक है, क्योंकि वो 3:5 में अपना संपत्ति लगाया हुआ है, तो 96% को जो बचता है हिस्सा उसको 3:5 में बांट दिया जाता है, ठीक है ना। तो बी का हिस्सा कितना बचेगा, तो 5/8 है, ये ए का हो गया है, ये मेरा बी का हिस्सा हो गया, ठीक है। तो बी का हिस्सा क्या हो जाएगा, 5/8 गुने 96, यानी बांटा किसको जाता है, 96% को बांटा जाता है। तो 5/8 गुने 96, यानी 8×12 96, 12×25 60%, यानी बी को जो लाभ का जो हिस्सा है वो 60% मिलेगा, ठीक है ना। तो 60% हिस्सा जो मिल रहा है वो कितना के बराबर है, 30 लाख के बराबर है। जो 60% जो हिस्सा मिल रहा है बी को वो कितना के बराबर है, 30 लाख के बराबर है। तो बाकी का कितना मिल रहा है, जब 60% बी को मिल रहा है तो बाकी का 40% ए को मिल रहा है। तो ए को कितना मिल रहा है, 40% मिल रहा है। तो 60% इज इक्वल टू 30 लाख, तो 40% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे काट पीट करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा मेरा 20 लाख, जो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। क्लियर है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माना कि x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 16, 20, 35 और 42 से भाग देने पर क्रमशः 10, 14, 29 और 36 शेषफल बचता है, ठीक है। और x 13 से विभाज्य है, x का मान निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ कि 16 में से हम पहले 10 को घटा के देखते हैं कितना शेष बचता है, 6। कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 20 में से भी 14 को घटाते हैं तो मेरा आता है 6 आता है। 35 में से भी 14 घटाते हैं 29 को तो मेरा 6 आता है। 42 में से भी जब घटाते हैं 36 को तो मेरा 6 आता है, यानी प्रत्येक दशा में कितना बच रहा है, मेरा 6 बच रहा है। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या करते हैं कि 16, 20, 35 और 42 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। 16, 20, 35 और 42 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालने का कितना आता है मेरा 1680, ठीक है ना। आप लोग अपने तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पे अपने तरीके से एलसीएम निकाला हूँ, ठीक है। 1680, ठीक है ना। और फिर बोल रहा है कि वह जो संख्या है वह 13 से विभाज्य है, ठीक है ना। वो जो संख्या है हमारा क्या है, मेरा 13 से विभाज्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो प्रत्येक में जो बचती है यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा बच रहा है, ठीक है ना। तो उसमें से क्या करते हैं हम लोग 1680 में से हम लोग 6 को घटा देते हैं। उसको घटाने के बाद देखते हैं कि वो संख्या 13 से विभाज्य है कि नहीं है। यानी पहली संख्या क्या आती है मेरा 1680, तो 1680 में से 6 को घटा लिए, कितना बचा है मेरा 1674 बचा यहाँ पे, ठीक है ना। अब हम 1674 को डिवाइड करके देखेंगे 13 से। एक मिनट रुक जाइए। देखिए यहाँ पे देखिए जब हम लोग 13 से डिवाइड करते हैं इसमें, तो ये पूरी कटता नहीं है, ठीक है। ये पूरा क्या हो रहा है, नहीं कट रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा संख्या हो ही नहीं सकता, ठीक है। सेकंड संख्या लेते हैं हम, इसका मल्टीपल 3360 ले लेते हैं, ठीक है। और फिर इसी का मल्टीपल यहाँ पे आ गया 5040, ठीक है ना। ऐसा 2-3 संख्या करके हमको लिख लेना है, ठीक है ना। तो दूसरी संख्या यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। तो 3360 में से जब घटा देते हैं 6 को कितना बचता है, 3354 बचता है। क्लियर है। अब ये जो 3354 को जब हम डिवाइड करते हैं 13 से तो कितना बचेगा यहाँ पे, ये कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा ये कट जा रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, पूरा का पूरा यहाँ पे कट जा रहा है, ठीक है ना। तो जब ये पूरा कट जा रहा है यानी ये संख्या कौन सा है, यह वही संख्या है, यानी यह वही संख्या है जिसको 16, 20, 35 और 42 से भाग देने पे 10, 14, 29 और 36 शेषफल बचता है, और 13 से भाग देने पे कोई शेषफल नहीं बचता है, ठीक है ना। तो ये जो संख्या है किसके किसके बीच में है, यानी 3354 है वह किसके किसके बीच में है, 3354, 3350 और 3360 के बीच में है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये सर लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 88 मीटर, 165 मीटर और 187 मीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल एक आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है ना, जिसकी भुजाओं का अनुपात 5:3 दिया हुआ है, ठीक है ना।
यानी आयताकार जो भूखंड है उसका जो अनुपात दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ का 5:3 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है, भूखंड का जो परिमाप है वो हम लोग को निकालना है। क्लियर है। पर यहाँ पे देखिए कि 88 है, 165 है और 187 है। ठीक है ना। और जिसको ट्रिपलेट नहीं पता या फिर ट्रिपलेट निकालने का जो फॉर्मूला है या फिर उसको कैसे चेक करते हैं उसको नहीं पता, तो क्या करेगा, उसको वो जो मेरा फॉर्मूला आता है करके, उसको क्या बोलते हैं, अभी ध्यान पे नहीं आ रहा है, इसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ना, इसका वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके बाद मतलब उस तरीके से निकालना शुरू कर देगा वो। ठीक है, अगर ये उसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट का रूल पता होगा, अगर या उसका जो कैसे चेक करते हैं उसको पता होगा, तो तुरंत पता कर लेगा कि ये मेरा क्या है, मेरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर ये मेरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो ये मेरा कौन सा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है ना। और जब मेरा राइट एंगल ट्रायंगल हो तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं उसका एरिया। क्लियर है। तो देखिए हम लोग कैसे कैसे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 88 है, 165 है, यहाँ पे 187 है। क्लियर है। तो 88, 165 और 187 को क्या करेंगे, पहले रेशियो ले लेंगे इसका पहले। ठीक है ना। तो ये 11 से कट जाएगा, 11 8 88, 11 एकम 11, 11 पचे 55, 11 एकम 11, 11 7 77। ठीक है, यानी 8:15:17 आया। ठीक है ना। और 8 15 17 मेरा क्या है, मेरा ट्रिपलेट है। ठीक है ना। इसीलिए 88, 165 और 187 भी क्या होगा, मेरा ट्रिपलेट होगा। ठीक है। और अगर ये मेरा ट्रिपलेट है तो ये मेरा जो ट्रायंगल होगा क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्लियर है। और जब मेरे राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसका हम लोग एरिया आराम से निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल, ये मेरा गिवन है। ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं 1/2 गुने 88 गुने 165। ठीक है, ये मेरा एक में से एक बेस हो जाएगा, एक हाइट हो जाएगा और एक मेरा इसका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। ठीक है ना। तो बेस और हाइट का ही हमको केवल काम है, 1/2 गुने बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू मेरा जो इसका जो रेक्टेंगल है उसका जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ था 5 और 3, तो इसको हम क्या कर लेंगे, 5x गुने 3x। क्लियर है। तो यहाँ पे इसको हम इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे काट पीट कर लिए, तो काट पीट करने का तो क्या बचता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 गुने 11 गुने 11। ठीक है, जब यहाँ पे x निकालेंगे तो 4 का रूट हो जाएगा 2 और 11 गुने 11 का रूट हो जाएगा 11, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 11 दूने 22। क्लियर है। देखिए जब x का वैल्यू जब निकल गया तो आयत का लंबाई निकल जाएगा, 5 गुने 5x माने थे हम लोग यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ क्या माने थे, 5x और 3x माने थे। ठीक है ना। तो आयत का लंबाई क्या हो जाएगा, 5 गुने 22 इज इक्वल टू 110 और आयत का चौड़ाई 3 गुने 22 इज इक्वल टू 66। क्लियर है। तो भूखंड का परिमाप कितना हो जाएगा, 2 गुने लंबाई जो चौड़ाई, यानी 2 गुने 176 गुने 352 मीटर 352 मीटर। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में मेरा गिवन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। ठीक है। और इसका जो सेकेंड शिफ्ट का जो भी होगा, 7 जुलाई का सेकेंड शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन होगा या फिर इसके आगे भी कोई भी शिफ्ट होगा जो मैं अगले दिन लेकर के आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड हैव अ नाइस डे।